बॉडी क्या हो जाती है, थोड़ा सा ऐसे फोल्डेड हो जाती है। ये तो एडवांस हो गया। क्यों एडवांस हो गया? इसकी जो बॉडी है फोल्डेड हो जाती है, इसी कारण यहाँ पर दूसरे कैनाल सिस्टम का डेवलपमेंट हो गया। तो यहाँ पर हम ये कह दें ऐसा क्यों हुआ, बॉडी में क्या हो गया, फोल्डेड, है ना। तो कैनाल सिस्टम में आप ये देखेंगे कैनाल सिस्टम डेवलप यहाँ पे हो रहा है, डेवलप हो रहा है। किसके कारण डेवलप हो रहा है? ये है बॉडी के वलय के कारण या फोल्ड के कारण। फोल्ड मतलब वलय, ये ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देखें कि कौन कौन सा पार्ट पाया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसकी बॉडी को ड्रा कर दें तो यहाँ पर हम क्या पाएंगे, इस चीज को देख लें। देखिए यहाँ पे, चलिए ये देखिए दूसरा, मैं यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ, ये देखिए इसी तरह से यहाँ पर इस तरह से, और इसकी हम सेकंड लेयर को बना रहे हैं। ये देखें, अगर हम दोनों तरफ न बना करके केवल एक तरफ दिखाएं तो आप इसको समझ जाइएगा। तो यहाँ पर आप ये देखिए, एक ही तरह से ये इस प्रकार से क्राउन की तरह ये पाया जाता है, इसलिए इसको क्राउन स्पंज भी कहा जाता है। ठीक है, मोनाक्जान के स्पिक्यूल्स है। अब हमें ये देखना है कि हमने क्या कर दिया। ये देखिए, ये कंडीशन आप देख रहे हैं। इसी तरह से हम क्या पाएंगे, दोनों तरफ पाएंगे, ये ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी फोल्डेड हो गई। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है थोड़ा आपको बड़ा दिख रहा होगा भले, यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, ये हो गया आस्टिया, ध्यान दीजिएगा। और अब ये क्या हो गया, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे इन करेंट कैनाल कह रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए, जो ये है, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं रेडियल कैनाल कहते हैं। फिर हमको ये पता है कि ये जो गुहा है, कैविटी है, इसको हम स्पंजोसील कहते हैं, ये हो गया। और स्पंजोसील कैविटी में जाने के लिए जो ये एक रास्ता का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम कहते हैं एपोपाइल कहते हैं। और इस रेडियल कैनाल में जाने के लिए ये देखिए जो रास्ता है, ये या ये, तो इसको हम दिखा रहे हैं, कहाँ से दिखा दें, चलिए यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं। इसको हम कहेंगे, रुकिए क्लियर होना चाहिए, ये दिखा दे रहे हैं प्रोसोपाइल। चलिए अब यहाँ पे हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है, क्या क्रम बनता है ये आपसे पूछा जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं, इसकी बॉडी में फोल्ड पाए जाने के कारण इस तरह से स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। इस तरह से स्ट्रक्चर अगर हम ल्यूकोसोलिनिया का कंपेयर इससे करें तो हमको ये देखने को मिलेगा
कि यहाँ पर दो तरह के कैनाल डेवलप हो रहे हैं, इन करंट कैनाल और रेडियल कैनाल। दो तरह के कैनाल डेवलप हुए। क्यों डेवलप हुए? ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ बॉडी। तो यहाँ पर दो कैनाल, और इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि दो टाइप के यहाँ पर और ओपनिंग पाई जा रही है, जिसको हम प्रोसोपाइल और एपोपाइल कह रहे हैं। ये ओपनिंग कहाँ पर है ये हमको देखना है। ओके, चलिए देखिए, अब हम इसके क्रम को दे रहे हैं। आस्टिया, आस्टिया जिस कैनाल में ओपन हो रही है उसको हम इनकरेंट कैनाल कह रहे हैं। और अब यहाँ पर हम देखें कि आस्टिया से, देखिए ये पूरी लेवलिंग है, यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं। ये जैसे मान लीजिए सी वाटर है, सी वाटर से पानी आस्टिया के थ्रू कहाँ पे गया? इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल से कहाँ पे आया? रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल किसके थ्रू गया? प्रोसोपाइल के थ्रू गया। ये देखिए प्रोसोपाइल। और जब रेडियल कैनाल में आया पानी तो फिर कहाँ गया? स्पंज सील में गया। स्पंजो सील में गया तो किसके थ्रू गया? यहाँ पे एक ओपनिंग है जिसको हम क्या कह रहे हैं? एपोपाइल। रेडियल कैनाल से स्पंजो सील किसके थ्रू? एपोपाइल। और फिर स्पंजो सील से आस्कुलम के द्वारा पानी बाहर चला आ रहा है, ये है आस्कुलम। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। इसका क्या सीक्वेंस है, कहाँ से कैसे जा रहा है, ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो कैनाल का डेवलपमेंट हुआ है, जिसको इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल कहते हैं। दोनों एक दूसरे की पैरेलल कैनाल हैं। कैसी हैं? पैरेलल कैनाल हैं। तो यहाँ पर हम सीक्वेंस लिखने चल रहे हैं। सी वाटर एंटर किया किसके थ्रू? आस्टिया। कहाँ पे गया? अब आप जान गए होंगे, इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल से हमें पता है कहाँ पे जा रहा है? रेडियल कैनाल जा रहा है। और रेडियल कैनाल से हमको पता है कहाँ पे जा रहा है? स्पंजो सील में गया। और स्पंजो सील से आउटसाइड ऑफ बॉडी जा रहा है। अब किसके थ्रू जा रहा है ये हमें जानते हैं। यहाँ पे देखिए सी वाटर किसके थ्रू? आस्टिया। कहाँ? इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल से रेडियल किसके थ्रू? प्रोसोपाइल। रेडियल कैनाल से स्पंजोसील किसके थ्रू? एपोपाइल। और स्पंजोसील से आउटसाइड ऑफ द बॉडी किसके थ्रू? आस्कुलम। ये देखिए, ये हो गया, ये सीक्वेंस हो गया। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे प्रकार को डिस्कस कर लें। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यही है कि इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए तीसरी बात, थर्ड टाइप ल्यूकॉन टाइप। एडवांस टाइप है ये। एडवांस टाइप है ये कैनाल सिस्टम। अब हम यहां पर अगर देखें तो अब यहां पे क्या हो रहा है? जो साइकान है, साइकान से जब एनिमल और एडवांस हुआ, डिमोस्पोंजिया, जब साइकान से और एनिमल एडवांस हुआ तो उसकी बॉडी में और फोल्डेड हो गए और बले पाए गए, बॉडी में और ज़्यादा फोल्डिंग पाई गई। तो यहाँ पर हम ये देखें, अगर हम एक ही फिगर को दिखाएं तो आप एक तरफ मैं दिखाऊंगा, इसको आप समझ जाएंगे। ये देखिए ऐसे, फिर यहाँ पर ये चीज़, ये देखिए,
इस तरह से एक ही चीज को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इसी तरह से हम ड्रॉ करेंगे। बॉडी हर जगह पाई जाएगी, बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है। अब यहाँ पर इस बॉडी में हम ये देखेंगे कि ये क्या है, आस्टिया। ये क्या है, आस्टिया, ये देखिए। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको हमको और लॉन्ग दिखाना था, ये देखें। ये देखिए, चलिए ये देखिए। अब यहाँ पे आस्टिया, इसको हम कहते हैं इन करेंट कैनाल। इसको हम इन करंट कैनाल कहेंगे, बहुत ज़्यादा फोल्डेड पाए जाएंगे यहाँ पर। और इसको थोड़ा सा हम ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, इस फिगर को हम अलग से दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, इस फिगर को ये इस तरह से दिखाया जा रहा है, ये देखें। और यहाँ पे पाया जाता है ये, आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सी सेल है, कोइनोसाइट्स। ये कोइनोसाइट्स, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए इनकरेंट कैनाल, फिर यहाँ पर देखिए इसको हम बोलते हैं फ्लैजेलेटेड चैम्बर। फ्लैजेलेटेड चैम्बर, फिर इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे जरा देखिएगा, एक्स करेंट कैनाल। और फिर इसको हम बोलते हैं आस्कुलम। ये देखिए। अब एंट्री को हम जरा देखें, ये देखें, ये हो गया प्रोसोपाइल। और यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया एपोपाइल। अब आप यहाँ पे देखिए, बॉडी इतनी ज़्यादा फोल्ड हो गई कि इसकी जो इनर लेयर थी, जिसको हम एंडोडर्म कहते हैं, एंडोडर्म को कोइनोडर्म भी कहा जाता है, वह कोइनोडर्म छोटे छोटे चैम्बर में डिवाइड हो गई। उस चैम्बर को हम फ्लैजेलेटेड चैम्बर कहेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में कोइनोसाइट कहाँ पाया जाएगा, केवल छोटे छोटे चैम्बर, जिनको हमने फ्लैजेलेटेड चैम्बर लिखा है, केवल वहीं पर पाए जाएंगे और कहीं पर नहीं पाए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोइनोसाइट्स ओनली फ्लैजेलेटेड चैम्बर। अब यहाँ रिस्ट्रिक्टेड हो गया, जहाँ पूरी बॉडी में ऐसे पाया जाता था एक समान, अब यहाँ रिस्ट्रिक्टेड हो गया, जगह जगह पाया जा रहा है, केवल फ्लैजेलेटेड चैम्बर में पाया जा रहा है। ठीक है। और जो हर जगह आप देखेंगे वहाँ पर पिनाइकोडर्म होगा, पिनाइकोडर्म की लेयरिंग होगी। यहाँ पर जो स्पॉन्जोसील थी, वो स्पॉन्जोसील, इतनी ज़्यादा बॉडी इतनी ज़्यादा फोल्ड हो गई कि जो कैविटी थी, स्पंजोसील थी, वह कैविटी खत्म हो गई। उसके स्थान पर एक कैनाल डेवलप हो गया, एक्स करेंट कैनाल। कैनाल का मतलब पतली पतली नलिकाएं, जो स्पंजोसील कैविटी थी, कैविटी का मतलब गड्ढा, स्पेस ज़्यादा, वो क्या हो गया, एक नलिका की तरफ में कन्वर्ट हो गया। तो स्पंजोसील रिप्लेस बाई एक्स करेंट कैनाल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट, स्पंजोसील
क्या हो गया, लॉस, खत्म। या स्पंजोसील को किसने रिप्लेस किया, कौन हटा दिया, रिप्लेस्ड बाई, कौन हटाया, स्पंजोसील को हटा दिया गया किसके द्वारा, एक्स करेंट कैनाल। क्लियर। चलिए अब हम देखें, अब इसका सीक्वेंस क्या होगा। आप इसके सीक्वेंस को बड़े आसानी से देख सकते हैं। चलिए देखिए, यहां से ले लेते हैं थोड़ा लंबा। यहां पे हम देखें, सी वाटर इंटर किया, कहाँ इंटर किया, इन करेंट कैनाल। इन करेंट कैनाल से कहाँ पे गया, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर। और फ्लैजिलेटेड चैम्बर से कहाँ पे गया, एक्स करेंट कैनाल पहुंच गया, और यहाँ से आउट साइड पहुंच गया। तो हम ये देखें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाटर इन करंट कैनाल में किसके माध्यम से, आस्टिया। यहाँ पर किसके माध्यम से, प्रोसोपाइल। और फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एक्स करेंट कैनाल, एपोपाइल। और एक्स करेंट कैनाल से आउटसाइड, आस्कुलम। ये देखिए, क्लियर। दो नई चीजें मिल गई, फ्लैजिलेटेड चैम्बर एंड एक्स करेंट कैनाल। तो ये रहा कैनाल सिस्टम। इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं, कैनाल सिस्टम यहाँ पे ख़त्म हो गया। एक रैगान कैनाल सिस्टम आपने देखा है, तो आप उसको नोट कर लीजिए। रैगान कैनाल सिस्टम ये किसमें पाया जा रहा है, लार्वा ऑफ डिमोस्पॉन्जी। डिमोस्पॉन्जी मतलब जो अभी आप ये क्या कह देंगे, क्या करेंगे ये टाइप ऑफ ल्यूकॉन। क्या है ये, टाइप ऑफ ल्यूकॉन कैनाल, ल्यूकॉन कैनाल सिस्टम। तो ये आप जान लीजिए, और उसमें कुछ नहीं है। लार्वा में इसको हम रैगान कैनाल सिस्टम कहते हैं। ये खत्म हो गया। अब हम इसके पोरीफेरा का जो अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, स्पिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। स्पिक्यूल्स देखिए, स्पिक्यूल्स यहाँ पे क्रम स्क्लेरो ब्लास्ट होती है। स्क्लेरो ब्लास्ट से क्या बनता है, स्क्लेरोसाइट्स बनते हैं। और स्क्लेरोसाइट से किसका फॉर्मेशन, स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ये आप जानते रहिएगा। क्लियर। अब आगे यहाँ पे देखना है कि कितने टाइप के स्पिक्यूल्स होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हमने ये देखा कि एक तो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, दूसरा क्या होता है सिलिका का बना हुआ, तीसरा क्या होता है स्पॉन्जिन
फाइबर का बना हुआ होता है। ये 3 तरह के स्पिक्यूल्स होते हैं, मतलब कैल्सी कार्बोनेट के बने हुए, सिलिका के बने हुए और स्पॉन्जिन फाइबर्स के बने हुए। आपको शुरू में ही मैंने बताया था कि स्पिक्यूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोरीफेरा में क्लासिफिकेशन किया गया है, तो आपने वहाँ पर देखा था कौन कौन से स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, किसके बने होते हैं। अब यहाँ पर इसका फॉर्मेशन कैसे होता है थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लें, बस बात खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखें, जैसे हम इसी को देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो स्क्लेरोब्लास्ट से स्क्लेरोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। अब आप ये समझिए कि सपोज करिए कि ये स्क्लेरोब्लास्ट है या स्क्लेरोसाइट्स है, यहाँ पर ये बाई न्यूक्लिएटेड होती है, ये बाई न्यूक्लिएटेड होती है और इस सेल के बीच में ये देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट का ये पार्टिकल है, कैल्शियम कार्बोनेट का ये पार्टिकल है। ये पार्टिकल यहाँ पर इन दोनों न्यूक्लियस को डिवाइड कर देता है। फिर इसके बाद जब ये सेल स्क्लेरोब्लास्ट जो होती है ये डिवाइड होती है, तो यहाँ पर इसका जो यहाँ पर देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर डिपोजिशन होता जाएगा और इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट 1-2 सेल्स, दूसरी सेल्स, ये एक सेल को हम कहते हैं थिकनर सेल तथा दूसरे को हम कहते हैं फाउंडर सेल। फाउंडर सेल जो बनाएगी, फाउंडर सेल होगी, और जो स्पिक्यूल के थिकनेस को बढ़ाएगी, उसको थिकनेस के व्यास को बढ़ाएगी, उसको हम थिकनर सेल कहेंगे। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें आप याद रखिएगा। थिकनर सेल का क्या होता है काम? थिकनेस ऑफ स्पिक्यूल्स, और ये फाउंडर सेल्स होती है, ये फॉर्मेटिव सेल्स होती है, ये हो गई बनाने वाली सेल्स हो गई। तो थिकनर और फाउंडर सेल्स ये होते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, इस तरह से स्पिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर जो स्पिक्यूल होते हैं वो कैसे हो सकते हैं? ये क्या हो सकते हैं? मोनोएक्सॉन टाइप का हो सकता है, ट्राईएक्सॉन टाइप का हो सकता है और पॉलीएक्सॉन टाइप का हो सकता है। अर्थात एक आर्म, सिंगल आर्म, ये देखिए जैसे ये सिंगल आर्म हो गई, ट्राईएक्सॉन जैसे ये हो गई, 3 भुजाएं हो गई, और पॉलीएक्सॉन का मतलब जहाँ पर कई भुजाएं पाई जाएं, ये तो ये हो गई पॉलीएक्सॉन। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इनकी जो आर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की कई प्रकार की भुजाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आप जानते रहिएगा। स्क्लेरोब्लास्ट बाई न्यूक्लिएटेड होगी, इसके बीच में कैल्शियम, ये तो जानने की जरूरत नहीं, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसकी प्रोसेस नहीं पूछता है। प्रोसेस से हमें मतलब नहीं है, केवल थोड़ा सा समझने की बात हमने यहाँ पे बता दी कि यहाँ पर कौन कौन सेल हैं। दोनों आप देख रहे हैं, स्क्लेरोसाइट्स कौन कौन सी है। स्क्लेरोसाइट जब ये स्क्लेरोब्लास्ट डिवाइड हुआ, स्क्लेरोसाइट्स में डिवाइड हुआ, फाउंडर सेल बन गई, थिकनर सेल बन गई। इनका क्या काम है आपने ये देख लिया बस। और यहाँ पे जो स्पिक्यूल्स होंगे वो किसके बने होंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे। इसी तरह से सेम यहाँ पर क्या होगा, दूसरे में हम देखेंगे कि क्या होगा, सिलिका होगा। यहाँ पे सिलिका सेंटेंस आ जाएगा, ये सिलिका हो गया। बस प्रोसेस सेम है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से हम ये देखते हैं किस प्रकार के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये जरा ध्यान दीजिएगा, मोनोएक्सॉन और पॉलीएक्सॉन टाइप के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। ओके, ये भी बहुत विशेष बात नहीं है। जैसे यूप्लेक्टेला हमने वहाँ पे बताया है,
ये आप जान रहे हैं। तो अब यहाँ पर दूसरे की भी बात खत्म होती है, तीसरे की हम बात करेंगे। तीसरे में एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सारी प्रोसेस यही है। अब जैसे कैल्शियम क्या होता है, स्क्लेरोब्लास्ट है, जरा समझिएगा। स्क्लेरोब्लास्ट अब स्पिक्यूल्स बना रहा है, कैल्सिकोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट, ये देखिए सिलिका युक्त स्पिक्यूल सिलिकोब्लास्ट, कैल्शियम कार्बोनेट युक्त स्पिक्यूल्स कैल्सिकोब्लास्ट, ये क्या है, स्क्लेरोब्लास्ट। ठीक है, चाहे जिस एंगल से बात करें वो आप समझ जाइएगा। ठीक, तीसरी बात, स्पॉन्जिन। अब ये देखिए जो स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं, ये क्या, इसका नेचर क्या होता है, ये स्क्लेरोप्रोटीन होते हैं। दूसरी बात, इनका ये इलास्टिक होते हैं, लचीले होते हैं। ऊपर बोल गया, इलास्टिक होते हैं, लचीलापन होता है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर देखो, फिर इसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्क्लेरोप्रोटीन्स है इसमें सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जा रहा है, सल्फर पाया। ये तीनों बात इंपॉर्टेंट है, समझ गए आप। तो इन कंडीशन को आप याद रखेंगे। स्क्लेरोप्रोटीन की बनी होती है, इलास्टिक होती है, सल्फर होती है, और ये बहुत सॉफ्ट होती है। और इसी कारण स्पॉन्जिन फाइबर जिस पोरीफेरा के मेंबर्स में पाया जाता है वो ज्यादातर किस लिए यूज होते हैं, बाथ स्पंज, नहाने के काम में आते हैं। या आपने देखा होगा कि आजकल आर्टिफिशियल प्लास्टिक के रेसे दुकानों में बिकते हैं, उसको लोग खरीद के लाते हैं, अपने हाथ और चेहरे से उसको इस तरह से करते हैं। तो वो क्या होता है, जो स्पंज, जैसे आपने सुना होगा यू स्पॉन्जिला, तो बाथ स्पंज का यहाँ पर ये रोल है। ये क्या कर रहे हैं, इनके रेसे ऐसे होते हैं, वाटर होल्डिंग पाई जाती है, और इसके बाद ये इनसे स्नान करने का काम किया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट स्पॉन्जिन फाइबर्स के बने होते हैं। कहीं आप ल्यूकोसोलोनिया, साइकान या यूप्लेक्टेला से मत सफाई करने लगिएगा, नहीं तो जो त्वचा है पूरी खुरदरी हो जाएगी। ओके, चलिए अब इसमें हमको कुछ बात नहीं करना है, ये खत्म, ये हो गया। अब इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में देख लें। पहली बात ये देखें, बाथ स्पंज के रूप में यूज होता है, मैंने बता ही दिया। दूसरी बात, अब ये क्या होते हैं, ऑर्नामेंटेड, जैसे आपने क्या देखा, यूप्लेक्टेला का उपयोग सजावटी यहाँ पर गमले के रूप में किया जाता है, सजावट के रूप में। आप जानते हैं वीनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है, इसीलिए ऑर्नामेंटेड सजावट के रूप में हो गया। फिर इसके बाद का
मेंसलिज्म कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है। आपको मैंने बताया था कमेंसलिज्म कंडीशन। यहाँ पे देखिए, सपोज करिए कि ये क्या है, यूप्लेक्टेला है। यूप्लेक्टेला का ये आस्कुलम है। हमने बताया था आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं, श्रिम्प्स होते हैं। ये श्रिम्प्स कौन, मेल और फीमेल, ये श्रिम्प्स क्या करते हैं, आस्कुलम के थ्रू इसके अंदर चले आते हैं, अंदर चले आते हैं और यहाँ पर रहते हैं। इनको यूप्लेक्टेला या स्पंज क्या कर रहा है, इनको आवास, रहने का घर प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन श्रिम्प के द्वारा इनको न तो कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा है, न ही कोई हानि पहुंचाया जा रहा है। अर्थात श्रिम्प को फायदा हो रहा है। वन ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बेनिफिशियल, कमेंसलिज्म किसे कहेंगे, जब एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल मतलब लाभ पहुंचाए और दूसरे को न हानि हो न लाभ हो, तो ऐसी कंडीशन को कमेंसलिज्म कहते हैं। तो कमेंसलिज्म कंडीशन यहाँ पे आती है। और मैंने आपको बताया था कि इस यूप्लेक्टेला का उपयोग और किस लिए किया जाता है। हम जानते हैं कि शादी विवाह के उपलक्ष्य में इसको गिफ्ट किया जाता है। इसलिए गिफ्ट किया जाता है कि सदैव यह बंधन अटूट रहे। ठीक है, ये चीज। और एक होता है क्लियोना। क्लायोना ये कैसा होता है, हार्मफुल है। हार्मफुल है, ये क्या करता है, ओएस्टर में पोर बना देता है, छिद्र बनाता है। ओएस्टर में पोर बनाता है, छिद्र बना देता है, जिससे मोती का सही से फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और वह उस मोती की जो कीमत होती है वो अच्छी नहीं मिलती है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि जो पोरीफेरा होता है उसमें इंडिविजुअलिटी पाई जाती है। इंडिविजुअलिटी पाई जाती है। वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध किया है कि यहाँ पर इंडिविजुअलिटी पाई जाती है, अर्थात कोई एक सेल जैसे कोइनोसाइट के रूप में है, यह एक इंडिविजुअल बॉडी के रूप में दिखाई देता है। सेल को हम यहाँ पर निकाल दें, ये अकेले एक नई बॉडी बना ले रहा है। तो यहाँ पर इंडिविजुअलिटी शब्द को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ये कहा जाए कि इंडिविजुअलिटी को कौन प्रदर्शित कर रहा है, कौन सा सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रदर्शित कर रहा है, तो आप यहाँ पर बताएंगे मेंबर ऑफ पोरीफेरा। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि पोरीफेरा का जो सिलेबस था वो फिनिश हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा को डिस्कस करने चल रहे हैं, जिसको हम निडेरिया भी कहते हैं, जिसको हम निडेरिया भी कहते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा हम इसमें इंक डाल लें। चलिए, सिलेंट्रेटा या निडेरिया कहा जाता है। निडेरिया देखिए, फाइलम सिलेंट्रेटा टर्म को दिया था ल्यूकर्ट ने। ठीक, निडेरिया
किससे आया? स्टिंगिंग सेल्स से आया है। इनकी बॉडी में कटीले या कांटेनुमा या छेद करने वाले, दंश करने वाले सेल्स पाए जाते हैं, जिनको हम स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर निडेरिया शब्द आया। तो सोचिए कि ये सेल क्या कर रहा है, एक नए फाइलम को इंट्रोड्यूस कर रहा है, नए फाइलम को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट हो गया, इसलिए इसको आप जानते रहिएगा कि स्टिंगिंग सेल्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, और उस स्टिंगिंग सेल्स को हम लोग पढ़ेंगे भी। चलिए अब हम इसके जनरल कैरेक्टर्स को देख लें जल्दी से। ये देखिए, सबसे पहले हम ये देखें, नंबर 1, जितने भी मेंबर होते हैं, सभी मेंबर्स, ऑल मेंबर्स, सभी सदस्य कैसे होते हैं? एक्वाटिक। ये देखिए एक्वाटिक होते हैं, सभी जलीय होते हैं, सभी पानी में पाए जाते हैं। और एक्वाटिक कंडीशन में अब ये यहाँ पे देखना है, एक क्या होता है? फ्रेश, और दूसरा होता है क्या? मैराइन। तो यहाँ के जो मेंबर होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं? मोस्टली मैराइन होते हैं, ये याद रखिएगा। रेयर कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात, रहने की बात हो गई। दूसरी बात हम करें यहाँ पर, इनकी जो बॉडी की सिमेट्री होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले बता चुका हूं, वो कैसी होती है? रेडियल होती है। कैसी होगी? रेडियल होगी। और जो एडवांस होते हैं, ये यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, सम टाइम बाई रेडियल, किसमें? एंथोजोआ मेंबर्स में। आगे हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो एंथोजोआ पाएंगे। तो ये चीज आपको जानना है। मेन कैरेक्टर ये है, ये रेयर है, जब कभी पूछा जाए तो ये करेंगे हम लोग, नहीं तो इसको आप जानते रहिएगा। तीसरी बात, मैंने आपको बताया था कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस तरह का होता है? डिप्लोब्लास्टिक। और मैंने आपको बताया था कहाँ तक डिप्लोब्लास्टिक होता है, तो आपको अभी तक मैं समझता हूँ कि याद होगा। और वो डिप्लोब्लास्टिक मैंने आपको बताया था कि सिलेंट्रेट्स तक होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि बॉडी का जो संगठन होता है, शरीर संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर होगा वो कैसा होगा? डिप्लोब्लास्टिक। अब हमें देखना है, इसका मतलब इस बॉडी में बाहर की ओर एक्टोडर्म, भीतर की ओर इंडोडर्म। यहाँ पर एक फिगर मैं बनाऊंगा, ये देखिए, ये बॉडी है,
चलिए ये हमने दिखा दिया बॉडी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्टोडर्म, इसको क्या नाम दे रहे हैं, एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में जो ये लेयर पाई जा रही है इसको हम कहते हैं मीजोहिल पाई जा रही है। तो इस मीजोहिल का, जैसे मैंने आपको बताया था पोरीफेरा के अंतर्गत कि मीजोग्लिया है या मेजेनकाइमा है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म की जो सेल्स होती हैं वो स्रावित करती हैं तो एक नई लेयर बनती है। तो उसी तरह से यहाँ पर इस लेयर का भी निर्माण होता है। तो हम क्या देखते हैं कि मीजोहिल जो है वो कैसी है, नॉन सेलुलर है, यहाँ ये सेल की नहीं बनी होती है, इसलिए इसको हम लेयर नहीं मानते हैं। एम्ब्रियनिक मीजोडर्म से ये नहीं बनी होती है। ये किससे बनती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म की जो सेल्स होती है उनके सिक्रेशन से बनती है, इसलिए इसको हम एम्ब्रियनिक लेयर नहीं मानते हैं। तो नॉन सेलुलर होगी, कैसी होगी, जेली लाइक होगी या जिलेटिनस कह सकते होंगी, प्रोटीनियस होती है, फिर यहाँ पर हम ये देखते हैं आगे इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये जरा देखिए, सम टाइम बिकम सेलुलर, कनेक्टिव टिश्यू आ जाने के कारण। तो अब हम इसको कहेंगे थर्ड लेयर। देखिए सम टाइम, इनमें कुछ सेल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, कोशिकाएं पाई जाती हैं, तब इनको वहां पर थर्ड लेयर की उत्पत्ति कहा गया। और ऐसा एडवांस सिलेंट्रेट में हो रहा है जिसको हम कहते हैं एंथोजोआ, याद रखिएगा, एंथोजोआ कहा जाएगा। एंथोजोआ के मेंबर्स में ऐसा दिख रहा है, और एडवांस मेंबर में, चलिए हम लोग जान गए हैं। तो अब हम आगे डिस्कस करें। अब इसकी जो बॉडी होती है रेडियल होती है, और इस रेडियल बॉडी में हम ये देखें नेक्स्ट कैरेक्टर को हम देखें तो हम बॉडी फॉर्म को देख लें। बॉडी फॉर्म का मतलब शरीर रूप हो गया। बॉडी फॉर्म का मतलब शरीर रूप हो गया। शरीर रूप है तो जो बॉडी फॉर्म है यहाँ पर इसका कैरेक्टर है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कंडीशन पाई जाती है, बहुरूपता पाई जाती है। और इनके इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं, जुआयड्स कहते हैं, जुआयड्स कहते हैं। यहां पर हम आप ये देखेंगे कि जैसे बॉडी फॉर्म की ही हम बात करें तो दो प्रकार की बॉडी सिमेट्री में रेडियल होती है, जानते ही हैं। दो स्टेज पाई जाती है बॉडी में, दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एक पॉलिप स्टेज और दूसरी क्या होती है, मेडुसा
स्टेज पाई जाती है। हम आगे डिस्कस करेंगे। जो पॉलिप स्टेज होती है ये कैसी होती है? रेडियल होती है। और क्या विशेषता है यहाँ पर? इसका काम क्या होता है? न्यूट्रिटिव होती है, पोषण का काम होता है। ये जानते रहिए, अभी हम जब आगे डिस्कस करेंगे तो ये सारी बातें आएंगी। और मेडुसा कैसी होती है? ये अम्ब्रेला लाइक होती है। और यहाँ पर कैसी होगी? ये गैमीट्स का फॉर्मेशन करती है, तो ये होती है गैमेटिक। गैमेटिक स्टेज। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा। अम्ब्रेला लाइक, गैमेटिक स्टेज, पॉलिप स्टेज, न्यूट्रिटिव स्टेज, जूआयर्स। पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पाया जा रहा है। हम आप पॉलीमॉर्फिज्म को देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। चलिए अब हम आगे डिस्कस करें। नेक्स्ट, बॉडी में स्टिंगिंग सेल्स या नीडोब्लास्ट पाए जाएंगे। प्रेजेंट, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ पर टेंटिकल्स प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या दिखाया, एक एनिमल यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। ये आप लोगों को बोर्ड क्लियर हो रहा है? मेरी आवाज आ रही है? बोर्ड क्लियर हो रहा है? आवाज आ रही है? और स्क्रीन पर मूवमेंट दिख रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है कि बीच में नेटवर्क जब कमज़ोर हो जाता है तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये टेंटिकल्स हो गया। ये टेंटिकल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहीं पर मैं अगर बताऊं कि इस टेंटिकल्स का उपयोग क्या है तो आप जानेंगे। फूड कैप्चरिंग, सब बातें होगी, लेकिन आप जानते रहिएगा। फूड कैप्चरिंग में काम आएगा, भोजन को पकड़ने में काम आएगा, लोकोमोशन में काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग। और जहाँ तक हम स्टिंगिंग सेल्स का काम देखें तो स्टिंगिंग सेल्स के कारण ही ये कंडीशन पाई जाती है। तो यहीं पर हम स्टिंगिंग सेल्स के फंक्शन को देख लें। स्टिंगिंग सेल फंक्शन तो हम डिटेल पढ़ेंगे ही। क्या काम कर रहा है? यही है, देखिए, फूड कैप्चरिंग। और क्या कर रहा है? लोकोमोशन। और क्या काम कर रहा है? डिफेंस। एफेंस। तो भोजन को पकड़ना, गमन करना, सुरक्षा करना, आक्रमण करना, ये सब किसके काम है? स्टिंगिंग सेल्स के काम है। तो आप ये जानते रहिएगा। ठीक है, अब हम आगे यहाँ पर बात करें। यहाँ पर जो बॉडी
की ग्रेड होती है उसको हम डिस्कस करें। देखिए, बॉडी ग्रेड की हम बात करें तो कैसा होगा? टिश्यू, एक मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है। ओके, फिर से रिकनेक्ट होते हैं हम, बीच में नेटवर्क चला गया था। अब यहाँ पे देखते हैं बॉडी ग्रेड क्या होता है टिश्यू टाइप का। थोड़ा एक मिनट, चलिए फिर से हम लोग देखते हैं, नेटवर्क इशू आ गया था। चलिए अब हम देखें, टिश्यू ग्रेड है, ये देखिए हमने पहले क्या देखा, प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर, फिर पोरीफेरा देखा, सेलुलर ग्रेड, और सेलुलर ग्रेड के बाद क्या आया, टिश्यू ग्रेड। टिश्यू यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, टिश्यू का डेवलपमेंट हो गया। अब यहाँ पर हम आगे देखें, नेक्स्ट चीज, नर्वस सिस्टम यहाँ पर प्रिमिटिव टाइप का पाया जाता है। सबसे पहले नर्वस सिस्टम कहाँ पर दिखाई दिया? सिलेंट्रेट्स में दिखाई दिया, और इसीलिए यह सबसे प्रारंभिक प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, आगे ये छोटी छोटी बातें हैं, अब हम आगे डिस्कस करें। डाइजेशन में देखें, डाइजेशन में हम देखें कैसा होता है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों पाया जाता है। याद रखिएगा, ये इंक्लूड हो गया, इंट्रासेलुलर तो होता ही है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। और यहाँ पर देखिएगा, बॉडी कैविटी यहाँ भी पाई जा रही है। बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं? सिलेंट्रॉन, या हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। ये देखिए, सिलेंट्रॉन या जठर वाहिनी गुहा, जठर वाहिनी गुहा मतलब गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ये कहना आसान होगा, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ठीक है, तो जैसे वहां पर स्पॉन्जोसिल पाया गया, उसी प्रकार से यहां पर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जा रही है। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखें, तो यहां टेंटिकल, स्टिंगिंग सेल्स, रेडियल बॉडी सिमेट्री पाई जा रही है, पॉलिप और मेडुसा अवस्था पाए जा रहे हैं। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमको यही ध्यान देना है, इन्हीं कैरेक्टर पर हमें फोकस करना है, क्योंकि ये नई चीजें निकल करके आ रही हैं। इनको अगर हम ध्यान दे देंगे तो क्वेश्चन हमारा मिस नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे सर्कुलेटरी, रेस्पाइरेटरी, एक्सक्रेटरी सिस्टम जैसे हर जगह एब्सेंट है, वैसे यहां भी एब्सेंट है। ठीक है, अब हम देखें रिप्रोडक्शन की बात। दो मेथड होगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। फिर क्या बात होगी, फर्टिलाइजेशन दोनों तरह का होता है, एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी यहाँ पे पाया जाता है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे डेवलपमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था। इनडायरेक्ट, जैसे हमने आपको बताया था कि पोरीफेरा में इनडायरेक्ट, वैसे यहाँ भी इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, पैरेंट होगा, पैरेंट से क्या बनेगा, लार्वा बनेगा,
और लार्वा से फिर क्या बनेगा, एडल्ट बनेगा, अर्थात जिसकी लाइफ साइकिल के अंतर्गत लार्वा का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और जिसकी लाइफ साइकिल में लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा वहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। अगर लार्वा की बात आई तो इसका मतलब वो लार्वा का नाम हमको याद रखना पड़ेगा, प्लैनुला लार्वा। ये तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो इसका इम्पॉर्टेंट करेक्टर था वो जनरल करेक्टर हम लोग देख लिए। कल हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे और इसके बाद हम लोग एनिमल पर डिस्कस करेंगे सिलेंट्रेट्स में। ओके, गुड।